नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मौर्य और नर्सिंग एकेडमी के शानदार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने बूस्टर सीरीज के मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के डिजीज नंबर 3 के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है, जिसके अंदर हम ऑस्टियोमाइलाइटिस डिजीज को कवर करेंगे। इसको इन डिटेल एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या क्या हेडिंग्स आपको एग्जाम में बनानी है और कैसे इस डिजीज को याद करना है, कैसे समझना है, पूरा इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं। ये लेक्चर बहुत ही छोटा, बहुत ही यूनिक लेक्चर रहने वाला है ऑस्टियोमाइलाइटिस के लिए, क्योंकि इस लेक्चर को हमने जितना प्रिसाइजली प्रिपेयर किया है, इसके नोट्स जितने प्रिसाइजली प्रिपेयर्ड हैं, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऑस्टियोमाइलाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ बोन कॉज्ड बाय द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी वजह से बोन्स के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑस्टियोमाइलाइटिस उसको बोलेंगे। ऑस्टियोमाइलाइटिस इज द इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग दैट ओकर्स इन द बोन। जो इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग बोन के अंदर ओकर हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं। इट कैन रिजल्ट फ्रॉम एन इन्फेक्शन समवेयर इन द बॉडी दैट हैज स्प्रेड टू बोन। ये दो तरीके से होता है, या तो किसी बॉडी में किसी पार्ट में अगर इन्फेक्शन हुआ है और वो इन्फेक्शन बोन तक स्प्रेड हो गया है तो भी ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, और ये किसी भी बोन के अंदर भी इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग हो सकती है किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म की वजह से। इन इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स को हम आगे जो इटियोलॉजीज है उसके अंदर हम ये देखेंगे कौन कौन से इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसकी वजह से ये डिजीज कोज हो रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑस्टियोमाइलाइटिस बोल रहे हैं। तो पहले इसकी क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। इटियोलॉजी से पहले इसको हमें देखना पड़ेगा कितनी तरह से क्लासिफाइड होते हैं। तो ये मेनली दो तरीके से क्लासिफाइड होते हैं, एक तो ड्यूरेशन के बेसिस पर और एक मैकेनिज्म के बेसिस पर। ड्यूरेशन की बेसिस पे ये कैसे क्लासिफाई होते हैं? ड्यूरेशन की बेसिस पे ये दो तरीके से क्लासिफाई होते हैं। कौन कौन से? एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट आप नाम से समझ रहे होंगे। एक्यूट मतलब कि जो डिजीज कंडीशन लेस देन 2 वीक्स तक ओकर करे, लेस देन 2 वीक्स में ही ठीक हो जाए, तो उसे किसके अंदर कैटेगराइज करेंगे? वो एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस होगा। और जो मोर देन 6 वीक्स तक डिजीज रहे या डिजीज ट्रीट ना हो पाए मोर देन 6 वीक तक, तो वो किस में आ जाएगा? क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस के अंदर आ जाएगा। इसके बाद हम बेस्ड ऑन मैकेनिज्म पे इसकी बात कर लेते हैं कि मैकेनिज्म के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं। मैकेनिज्म के बेसिस पे भी ये दो टाइप के होते हैं, एक्सोजिनस और हिमेटोजिनस। हिमेटोजिनस और एक्सोजिनस। एक्सोजिनस में बाहरी कोई ट्रोमा या सर्जरी की वजह से, कोई भी बाहरी ट्रोमा या सर्जरी की वजह से अगर ये डिजीज कोज होती है तो ये किसके अंदर आएगा? ये एक्सोजिनस ऑस्टियोमाइलाइटिस के अंदर आएगा। और हिमेटोजिनस कोई भी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से, कोई भी ब्लड रिलेटेड इंफेक्शन की वजह से अगर ये डिजीज कोज हो जाती है तो ये किसके अंदर आएगा? हिमेटोजिनस ब्लड रिलेटेड ऑस्टियोमाइलाइटिस के अंदर आ जाएगा। तो यहां तक हमने ऑस्टियोमाइलाइटिस का इंट्रोडक्शन देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अब उसके बाद कोजेस कौन कौन से हैं? डिफरेंट इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इसको कोज करते हैं। तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, इश्चूरिया कोलाई, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजे, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, प्रेशर इंजरीज, वीक इम्यून सिस्टम, ट्रोमेटिक इंजरी और ब्लड इंफेक्शन। इसमें देखो ब्लड इंफेक्शन में हिमेटोजिनस, ब्लड इंफेक्शन में कौन आ गया? हिमेटोजिनस प्रॉब्लम्स। ट्रोमेटिक इंजरी और ट्रोमेटिक इंजरी और प्रेशर इंजरीज किसके अंदर आ गई? एक्सोजिनस के अंदर आ गई, एक्सोजिनस ऑस्टियोमाइलाइटिस। वीक इम्यून सिस्टम, अगर किसी कंडीशन की वजह से अगर किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक होता है तो कोई भी इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म उसे इजीली अटैक कर सकता है, उसे इजीली हार्म कर सकता है। उसके अलावा ये डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, यूस्टेरिया कोलाई, जिसको हम ई कोलाई भी बोलते हैं, इसे और क्या बोला जाता है? ई कोलाई भी लिखा जाता है। हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजे और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। तो ये कॉजेज एक बार आप नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा पॉइंट वाइज। इसके बाद इसकी पैथोफिजियोलॉजी को एक बार समझ लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में कैसे ये डिजीज कोज होती है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, किस तरीके से किस बेसिस पे ये काम करती है, उस चीज को एक बार हम समझ लेते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या है? ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है, जो भी कारण है, उसकी वजह से क्या हुआ होगा?
क्या होगा? एक्यूट इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स ड्यू टू द इन्फेक्शन। एक्यूट कोई भी इन्फ्लामेशन का रिस्पॉन्स आएगा, हमारी बॉडी किसी भी इन्फ्लामेशन का, किसी भी बैक्टीरिया का रिस्पॉन्स देगी, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ड्यू टू द इन्फेक्शन। उसके बाद अब इन्फेक्शन होने के बाद टिश्यू का नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? टिश्यू का नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन आ सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन आपको पीपीटी में क्लियर नहीं दिख रहा होगा कलर कॉम्बिनेशन की वजह से, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं। ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर क्या कोज हो जाएगा? ऑस्टियोमाइलाइटिस डिजीज कंडीशन ही कोज हो जाएगी। तो छोटे छोटे 5 पैथोफिजियोलॉजी के इसके स्टेप्स हैं। आशा करता हूं आपको ये पैथोफिजियोलॉजी के स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। तो उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है इसके, क्या क्या साइन एंड सिम्टम इस डिजीज के अंदर आते हैं, एक बार उनको भी जान लेते हैं। हीट, रेडनेस, पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग, जॉइंट स्टिफनेस, स्वेटिंग एंड चिल्स, लोअर बैक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेनफुल मूवमेंट और अल्सरेशन। ये डिफरेंट डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स है एक ऑस्टियोमाइलाइटिस डिजीज के अंदर, जिसके अंदर हीट होगा, जो भी पार्ट है, जो भी स्वेलिंग है, वो बहुत ज्यादा हीटअप हो जाएगी। हीट, रेडनेस की कंडीशन वहां आ जाएगी, पेन की कंडीशन वहां आ जाएगी। उसके अलावा टेंडरनेस एंड स्वेलिंग, जॉइंट स्टिफ हो जाएंगे, जॉइंट के अंदर स्टिफनेस आ जाएगी। चिलिंग, फीवर की कंडीशन, पायरेक्सिया की कंडीशन, हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया की कंडीशन भी जनरेट हो सकती है। लोअर बैक पेन होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, लॉस हो जाएगा उसका, पेनफुल मूवमेंट और अल्सरेशन भी जनरेट हो सकता है। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में इसके भी 2-3 पॉइंट आपको नहीं दिख रहे होंगे कलर कॉम्बिनेशन की वजह से, आगे की स्लाइड्स में कलर कॉम्बिनेशन वाली दिक्कत नहीं आएगी। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड कल्चर, निडल एस्पिरेशन टेस्ट, और इसके अलावा इसके अंदर क्या करेंगे? पस कल्चर। क्या करेंगे? पस कल्चर। उसके अलावा एक्सरे, सीटी स्कैन, क्या करेंगे? सीटी स्कैन, और लास्टली क्या करेंगे? एमआरआई करेंगे इसके अंदर। तो ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जिसके थ्रू हम लोग पता लगा पाएंगे कि इस डिजीज किस वजह से कोज होती है। इसके बाद इसका मेडिकल मैनेजमेंट जान लेते हैं, किससे कौन सा मेडिकल मैनेजमेंट ये हेल्प करेगा इसको ट्रीट करने के लिए। तो एंटीबायोटिक्स देंगे। क्या देंगे? एंटीबायोटिक्स देंगे। इसको ट्रीट करने के लिए क्या दिया जाएगा? एंटीबायोटिक्स देंगे, जो कि क्या करेगा? किल करेगा इन्फेक्शन कोजिंग बैक्टीरियाज को या इन्फेक्शन कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेगा एंटीबायोटिक। उसके बाद एंटी फंगल ड्रग्स देंगे, जो कि फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करेगा। किसको ट्रीट करेगा? फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करेगा। निडल एस्पिरेशन करेंगे, जो कि निडल की हेल्प से हम लोग एस्पिरेट करेंगे जो भी फ्लूइड कलेक्शन हो गया है, जो भी स्वेलिंग हो गई है उसको। और पेन रिलीवर्स देंगे, जो इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, वो ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे पेन को रिलीव करने के लिए। उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे? डेब्रीमेंट इज डन फॉर द डिजीज टू बी इंप्रूव्ड। डिजीज को इंप्रूव करने के लिए डेब्रीमेंट वाला प्रोसेस इसके अंदर करते हैं। रिमूवल ऑफ डिजीज्ड बोन्स, डिजीज बोन्स का रिमूवल, स्पाइन सर्जरी और ओपन सर्जरी इसके अंदर किया जाता है। इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आएगा? पेशेंट को एनकरेज करना है कि जो उसका साइट है, जो भी प्रॉब्लमेटिक साइट है, उसको क्या करना है? मोबिलाइज नहीं करना है। उसको क्या करना है? मोबिलाइज नहीं करना है। एक्सरसाइज करते रहना है अपने अदर ऑर्गन्स को, अदर पार्ट्स को, अदर बॉडी पार्ट्स को मेंटेन करने के लिए, उनको जो उनकी कंडीशन है उसको इंप्रूव करने के लिए। यूज ऑफ असिस्टेड डिवाइसेस का यूज करना है। और सेल्फ केयर मेडिकेशन की इंफॉर्मेशन, सेल्फ केयर की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, जो कि पेशेंट इजीली कर पाए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, अपनी कंडीशंस को इंप्रूव कर सकता है। एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट इसके अंदर आप याद रखेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट इसके अंदर बहुत जरूरी है, जबकि पेशेंट एकदम माइंड से क्लियर रहेगा। इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस जनरेट हो सकती हैं, जैसे कि एप्सिस, बोन की डेथ हो सकती है और स्टंट ग्रोथ। ये 3 कॉम्प्लिकेशंस आपको याद रखनी है। हो सकता है 2 नंबर में यही क्वेश्चन आ जाए कि ऑस्टियोमाइलाइटिस डिजीज कंडीशन में क्या कॉम्प्लिकेशंस आती है, तो आपको कॉम्प्लिकेशंस याद रखनी है। बाकी ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। डिजीज कंडीशन के अंदर हमने सब कुछ पढ़ लिया है। मेडिकल मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, साइन एंड सिम्टम्स, कॉजेज, ऑस्टियोमाइलाइटिस की डेफिनेशन और
उसका जो भी मैनेजमेंट है वो भी हमने क्लियरली पढ़ लिया है। तो यहाँ पर ये लेक्चर नंबर 3 ऑस्टियोमाइलाइटिस का खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल पे इसी प्रकार से बने रहे। मिलते हैं ऐसी ही एक नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।